बिलाल साहब, आई स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताइए कि कुछ अर्सा पहले फेडरल मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का इशारा दिया था। आर वी हेडिंग टूवर्ड्स दैट वे? बिकॉज जो इस वक्त क्राइसिस हम सारा देख रहे हैं, क्या सितंबर अक्टूबर की जानिब वो पहले से ही फोर्सी कर रहे थे ये सब कुछ होने वाला और हम वहाँ पहुँच चुके हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इस हवाले से कि ख्वाजा साहब ने यकीनन आई थिंक एक जो टेंशन सबको बाज़ाहिर नज़र आ रही है और एक फ्रिक्शन जिसको हम अब इग्नोर करें या उसकी मौजूदगी को एक्सेप्ट ना करें तो आई थिंक इट वुड नॉट बी फेयर, वो तो एक है। मगर अभी भी हम सब आई थिंक मिल के अब काम कर रहे हैं कि उसको अवॉइड किया जाए। आई थिंक ये जो सूरत हाल थोड़ी सी, चाहे वो रिज़र्व सीट्स का केस का मामला हो, चाहे दीगर मामलात हों, तो उसमें यकीनन कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो हम सब मिल के नहीं चाहते थे इस नहज तक ये मामलात आएँ। मगर अभी यकीनन एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे हम सबको आई थिंक सब आइनी इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। उसमें हुकूमत भी शामिल है, पार्लियामान शामिल है, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट कि हम इन चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकें और सेटल कर सकें। जी, अब मगर मसला तो इस वक्त ये है कि जो बहस है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक फ़ैसला करती है और आप उसको नज़रसानी तक रोक देते हैं, ठीक है, आप रोक सकते हैं, लेकिन क्राइसिस तो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा ना, वो इशू अपनी जगह पर रहेगा जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। और ऐसी टर्म ऑयल की सिचुएशन जब होगी तो क्या गवर्नमेंट फंक्शन कर सकती है? गवर्नमेंट जिस तरीके से चीज़ें करना चाहती है उस तरह कर सकेगी जब इतने बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के बीच टकराव चल रहा हो? एक तो आदिल साहब देखिए, हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से तवक्कुआत से ज़्यादा डिलीवर 6 महीने में किया है। मतलब कि अगर आप महंगाई की शरह देखें तो 23-24% पे थी जब हम आए, अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है। IMF का प्रोग्राम की स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी होगी, आने वाले कल के दिन हम एक्सपेक्ट करें इंशाल्लाह कि बोर्ड अप्रूवल भी IMF का आ जाएगा। ये तो जस्ट मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ। तो हुकूमत अपना काम जारी रखेगी। देखिए, जहाँ तक मामला है इन रिज़र्व सीट्स के और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के इम्प्लीमेंटेशन का, इसकी ये मामला थोड़ा सा पेचीदा इस तरह है कि देखिए, अब ये नंबर 1 हुकूमत तो इसमें कुछ करना नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का आइनी इदारा होते हुए उसका इस्तेहकाक भी और उसकी ज़िम्मेदारी है। मगर उसके अंदर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला है जो मैं भी समझता हूँ कि वो गलत है और आइनी अपने टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी एक रिव्यू पिटीशन भी दायर की हुई है और जिस तरह आपने कहा वो पेंडिंग है। मगर साथ ही साथ आपने देखा है कि अब स्पीकर नेशनल असम्बली ने भी एक चिट्ठी लिखी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसमें हवाला दिया गया है इलेक्शन एक्ट में रिसेंट अमेंडमेंट्स का और उसके ओवर राइडिंग और सुपर सीडिंग इफेक्ट का। नंबर 1, हम समझते हैं कि जो फैसला हुआ वो भी गलत है और हम नहीं समझते। आपने देखा माइनॉरिटी जजमेंट के अंदर 2 जजेस ने मेजॉरिटी ऑर्डर की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर संगीन सवालात इस हद तक उठाए कि उन्होंने कहा कि जब तक आप आइन के 2-3 आर्टिकल सस्पेंड नहीं करते ये फैसला लीगल नहीं हो सकता। पर वो एक डिसेंटिंग नोट के कैटेगरी में फॉल करता है ना, उसको आप डिसीजन से कैसे जो है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जो सवालात उठाए गए हैं, एक तो उनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है और उन्हीं सवालात की सिमिलर ही मेरे ख्याल से हमारा जो मौक़िफ़ है जो रिव्यू पिटिशंस में ज़ाहिर किया गया है वो भी इन्हीं सवालात को उठा रहा है। तो ये मामला तो फुली एंड फाइनली तभी सेटल होगा जब रिव्यू पिटिशंस एंटरटेन होगी। मगर इन एडिशन टू दिस अब ये स्पीकर नेशनल असम्बली ने जो चिट्ठी लिखी उन्होंने कहा है कि अगर इस फैसले को दुरुस्त मान भी लें तो उसके बाद भी जो आइनी तरमीम या जो तरमीम इलेक्शन एक्ट में हो गई है उसका एक सुपर सीडिंग और ओवर राइडिंग इफेक्ट है इस जजमेंट के ऊपर और इसीलिए उस इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट को लेते हुए ये सीटें अब PTI की नहीं हो सकती या वो जजमेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।